दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, फल की इच्छा कर। ऐसे फल की इच्छा जो बहुत सारे विटामिन्स में, मिनरल्स में, फाइबर्स के कंटेक्स्ट में रिच हो। जैसे केला, दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल। क्या इस विनम्र से फल को देखकर आप रक्तपात की कल्पना कर सकते हैं? सोच सकते हैं कि केला जियोपॉलिटिक्स का एक औजार हो सकता है। ये देशों को गुलाम बना सकता है। ये इतना पावरफुल हो सकता है कि सरकारें बनाएं और गिरा दें। आज जिस देश की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उसका प्रारब्ध इसी फल ने तय किया था, जिसे हमारे पुरखे कदली फल कहते थे, केला। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। देखिए, आज मुख्य मुद्दे पर आने से पहले आपको इधर उधर की बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, ताकि जो मुख्य बात है उसके रेफरेंस आपकी पकड़ में रहें। इसलिए थोड़ा सा धीरज धरिएगा। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अंग्रेजी का एक टर्म है बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब होता है एक बदहाल, राजनीतिक तौर पर अस्थिर देश जिसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो। आप पूछ सकते हैं कि शब्द का मतलब तो समझ आया, लेकिन इसमें बनाना क्यों जुड़ा है? इसलिए कि यह टर्म जिन देशों के इतिहास से जुड़ा है, वहां यही बनाना यानी कि केला उनकी दुर्दशा का जरिया बना। इस अतीत का मुख्य पात्र एक यहूदी शरणार्थी था, जिसका नाम था सैम ज़ेमरे उर्फ बनाना मैन। अब नाम से कुछ कुछ हिंट लग रहा होगा। 1891 का साल था जब सैम का परिवार रूस छोड़कर अमेरिका आया। तब सैम की उम्र 14 बरस की थी। फॉर्मल स्कूली तालीम नहीं थी, परिवार के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन सैम के पास एक चीज थी, उसका दिमाग। और इसी दिमाग में आया एक बिजनेस आइडिया। सैम बंदरगाह जाता, वहां बड़ी फल कंपनियां बहुत पके हुए केलों को फेंक देती, ये सोचकर कि बाजार पहुंचते पहुंचते ये केले किसी गत के नहीं रहेंगे। सैम इन केलों को चुनता, फिर ठेले पर रखकर दौड़ते दौड़ते बाजार जाता और इससे पहले कि वो केले बिल्कुल गल जाएं, सैम उन्हें बेच देता। एक कौड़ी की लागत नहीं, बस पांव की रेस के दम पर सैम ने 3 बरस में लाखों रुपए बना लिए। फिर उसने खरीदा एक पुराना जहाज। सोचा कि सीधे उत्पादकों से केले खरीदूंगा। सैम और उसका जहाज पहुंचा होंडुरस, सेंट्रल अमेरिका का एक गरीब देश जहां खूब केले उगते थे। सैम के जहाज होंडुरस से सस्ती दरों पर केले उठाते और अमेरिका में बेचते। देखते देखते सैम ने होंडुरस में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली, अपनी एक फ्रूट कंपनी बना ली। जिस वक्त सैम होंडुरस में अपना मुकद्दर बना रहा था, उसी वक्त होंडुरस की अपनी नैया गोते खा रही थी। उसके ऊपर ब्रिटेन का मोटा कर्ज था। ब्रिटेन बोला, या तो तुम सीधे से कर्ज चुकाओ या हम कर्ज वसूली के लिए खुद आ जाते हैं। और इस धमकी के बाद सीन में एंट्री होती है होंडुरस के पड़ोसी अमेरिका की। और इस एंट्री की वजह मनरो डॉक्ट्राइन। यूएसए की यह पॉलिसी अमेरिकी महादेश में यूरोपियन साम्राज्यवाद का विरोध करती थी। इसी के चलते अमेरिकी सरकार ने होंडुरस को फाइनेंस करने का फैसला किया और इसमें उसकी मदद की मशहूर बैंकर जेपी मॉर्गन ने। लेकिन यह फाइनेंसिंग इतनी निर्दोष नहीं थी। अमेरिका पैसे देता, बदले में होंडुरस की पॉलिसी तय करता। वहां कारोबार करने वाली कंपनियों पर टैक्स बढ़ते इससे, और इसका असर सैम की कंपनी पर भी होता। ओरिजिनल बनाना मैन, वो यहूदी जो होंडुरस पहुंचा पहला जहाज लेकर। अगर सैम की कंपनी पर असर होता तो उसका प्रॉफिट घट जाता। ऐसा ना हो, इसके लिए सैम ने एक प्लानिंग की। उसने होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति मैनुअल बोनिला को अपनी साइड किया, फिर एक प्राइवेट सेना हायर की और अमेरिका की नाक के नीचे होंडुरस की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर सैम की कृपा से बनी सरकार ने उसके केले के कारोबार को खुला हाथ दिया, मुफ्त जमीनें दी, टैक्स में छूट दी। सैम उर्फ बनाना मैन बन गया होंडुरस का सबसे ताकतवर आदमी। आगे चलकर सैम ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यूनाइटेड फ्रूट कंपनी में भी तख्ता पलट किया और उसकी बागडोर हथिया ली। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, कभी आपने ये नाम सुना है? कहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। एक
कमाल के अदीब हुए हैं, कमाल के लेखक हुए हैं उनकी किताब में। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की लिखी बेइंतहा खूबसूरत किताब उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत के 100 बरस। इसमें एक शहर है माकोंडो, शांत सा जंगल टाउन माकोंडो। यहां पर एंट्री होती है एक विदेशी कंपनी की जो केले बेचती है। उसके आने के बाद माकोंडो नहीं रहता, अभिशाप बन जाता है। कंपनी माकोंडो में बारिश का मिजाज बदल देती है, नदियों की दिशा मोड़ देती है और अपने साथ लेकर आती है इन सब कामों के लिए भाड़े के हत्यारे। इस कंपनी का क्रूर साम्राज्यवाद वहां की भ्रष्ट सरकार को जेब में कर लेता है। आम आदमी बेबाक मारा जाता है, शोषित होता है। और जब ये बनाना कंपनी यूनाइटेड फ्रूट माकोंडो से विदा लेती है तब वहां कुछ नहीं बचता। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में एक जगह माकोंडो का एक निवासी इस बर्बादी का इजहार करते हुए कहता है, हमने केले खाने के लिए एक अमरीकी को अपने यहाँ न्योता दिया था, देखो ये न्योता हमें कितना भारी पड़ा, हम बर्बाद हो गए। मार्केज की किताब में दर्ज इस बनाना कंपनी की कहानी यूनाइटेड फ्रूट की कहानी है, वो कंपनी जिसे सैम ने टेक ओवर किया। केले का कारोबार करने वाली ये कंपनी 20वीं सदी की सुपर पावर थी। लैटिन अमेरिका के करीब 1 दर्जन देशों को इसने अपनी पर्सनल जागीर बना लिया था और इसी एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन का एक प्लॉट था ग्वाटेमाला। यहाँ से मुख्य कहानी शुरू होती है। ग्वाटेमाला की कहानी बताऊं उसके पहले मुझे लगा कि आपको बताऊं कि लैटिन अमेरिकी देशों में केले का कारोबार, उन कारोबारों के पीछे जो हित थे उसमें सरकारों का दखल क्या था, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाए। अब ग्वाटेमाला पर आते हैं। सेंट्रल अमेरिका में बसा एक बेहद छोटा देश है ग्वाटेमाला। नाम इसका है रिपब्लिक ऑफ ग्वाटेमाला। इसके पश्चिम और उत्तर में मैक्सिको है, पूरब में है बलीज और दक्षिण पूर्व में है अल सल्वाडोर और होंडुरस। कैलिफोर्निया वाली साइड से नॉर्थ पैसिफिक ओशन पकड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिको सिटी के पार सीधे ग्वाटेमाला के समुद्री तट पर पहुंच जाएंगे। ग्वाटेमाला ज्वालामुखी, पहाड़ और समुद्री तटों का देश है। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि पूरे सेंट्रल अमेरिका में इंसानों की सबसे पुरानी बसाहट ग्वाटेमाला से हुई। करीब 14,000 साल पहले अपने कुछ बुजुर्ग एशिया से गए और यहाँ पर बस गए। 1000 ईसा पूर्व में इंसानों ने यहाँ गांव बसाने शुरू किए। आगे चलकर करीब 250 ईस्वी के आसपास पड़ोसी मैक्सिको में शुरू हुई माया सभ्यता ग्वाटेमाला पहुंची। माया सभ्यता बहुत उन्नत सिविलाइजेशन था। इसकी भाषा में एक शब्द था ग्वातेमाला, जिसका मतलब होता है माउंटेन दैट वॉमिट्स वाटर, यानी पानी की उल्टी करने वाला पहाड़। कहते हैं कि इसी शब्द से ग्वाटेमाला को अपना नाम मिला। लेकिन अब सैकड़ों बरस आगे बढ़ते हैं, 16वीं सदी में पहुंचते हैं जब ग्वाटेमाला साम्राज्यवाद के चंगुल में आया। स्पेनिश आक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा किया। भयंकर खून खराबे के सहारे से न्यू स्पेन का हिस्सा बना लिया गया। करीब 300 साल की गुलामी रही। फिर 1821 में ग्वाटेमाला को स्पेन से आज़ादी मिली। 2 बरस बाद उसने यूपीसीए यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल अमेरिका को ज्वाइन किया। ये यूपीसीए क्या था? ये सेंट्रल अमेरिकी देशों की एक यूनिट थी जिसमें ग्वाटेमाला के अलावा कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, होंडुरस और निकारागुआ भी शामिल थे। यूपीसीए का ये अरेंजमेंट करीब 16 साल चला और इसके बाद 1839 में ग्वाटेमाला पूरी तरह आज़ाद हो गया। अब आज़ाद ग्वाटेमाला अपनी तकदीर लिखने की कोशिश कर रहा था। हम कोशिश करते हैं कहानी के मुख्य बिंदु पर और भी मुख्य बिंदु पर आने की। कहानी को फॉरवर्ड करते हैं, 1954 के बरस में आते हैं। 2 विश्व युद्ध पूरे हो चुके हैं, नए सिरे से वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो चुका है। इस बरस की क्या खासियत है? तब ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति थे कर्नल हाकोबो अरबेंज गुज़मैन। हम आप शायद अंग्रेजों की स्पेलिंग देखकर उन्हें जैकोबो कहें, लेकिन ग्वाटेमाला की स्पेनिश जबान में वो हाकोबो कहे जाते हैं। कर्नल हाकोबो सुधारवादी लीडर थे। देश में भूमि सुधार करना चाहते थे ताकि ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें खेती के लिए जमीन मिले। जाहिर सी बात है कि जब भूमि का सुधार होता, भूमि गरीबों को बांटी जाती तो किसी अमीर से ली जाती। ये अमीर थी एक कंपनी, यूनाइटेड फ्रूट, वही केले बेचने वाली अमेरिकी कंपनी जिसका हमने शुरुआत में मार्केज के संदर्भ में जिक्र किया। यूनाइटेड फ्रूट के लैटिन अमेरिकी साम्राज्य का कोहिनूर था ग्वाटेमाला। कंपनी ने ग्वाटेमाला की कमजोर और भ्रष्ट राजनीतिक लीडरशिप को खूब बुराया। तकरीबन पूरे ग्वाटेमाला की जमीन पर यूनाइटेड फ्रूट की मोनोपोली हो गई। लेकिन कर्नल हाकोबो कंपनी के इस प्रभुत्व को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि यूनाइटेड फ्रूट को नेशनलाइज किया जाए और उसकी जमीनें भूमिहीनों में बांटी जाएं। यूनाइटेड फ्रूट चुपचाप ये कैसे होने देता? उसकी अमेरिकी सरकार और प्रशासन तक सीधी पहुंच थी। उस दौर में अमेरिका के कई सीनियर अधिकारियों का यूनाइटेड फ्रूट के साथ सीधा वास्ता था।
कुछ पारिवारिक संबंधों के चलते कंपनी लीडरशिप से जुड़े थे और कुछ कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स में शामिल थे। ऐसे में जब यूनाइटेड फ्रूट ने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाया तो वो तुरंत मदद के लिए राजी हो गई। इस रजामंदी के पीछे दो वजहें थी। अमेरिका क्यों ग्वाटेमाला में दखल देना चाहता था? पहली वजह, यूनाइटेड फ्रूट का साम्राज्य बचाकर वो अपने वित्तीय हित सुरक्षित करना चाहता था। दूसरा, कर्नल हाकोबो की लेफ्टिस्ट सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, उसे अमेरिका रास्ते से हटाना चाहता था। ये दोनों हित साधने के लिए अमेरिका ने किया क्या? इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को काम पर लगाया और ऐसे मौकों के लिए CIA की हैंडबुक में सबसे जांचा परखा फॉर्मूला होता था तख्ता पलट का। इसी फैशन में उसने ग्वाटेमाला के लिए तैयार किया एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम रखा ऑपरेशन PB सक्सेस। इसके तहत CIA ने कर्नल हाकोबो की सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया। उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए रेडियो प्रोग्राम बनाए। छापामार हवाई जहाज़ों से ग्वाटेमाला में जगह जगह सरकार विरोधी पर्चियां गिराई गई। फिर भाड़े के सैनिकों को हायर करके फ्रीडम फाइटर्स नाम की सेना बनाई गई। साथ साथ कर्नल हाकोबो की सरकार को डिप्लोमेटिकली भी बिल्कुल अनटचेबल बना दिया गया, अस्पृश्य। CIA की इन कोशिशों को कामयाबी मिली 1954 के बरस में। इस साल 4 जुलाई को अपने आप को सबसे महान लोकतंत्र बताने वाले, ऐसा दम्भ भरने वाले अमेरिका ने अपना 278वां इंडिपेंडेंस डे मनाया 4 जुलाई को। और इसके 4 दिन बाद 8 जुलाई 1954 को उसने ग्वाटेमाला की लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी और बिठा दिया अपने मोहरे कर्नल कार्लोस अरमास को। एक सैन्य हुकूमत कायम हो गई ग्वाटेमाला में। उस वक्त जब ये सब हुआ, अर्जेंटीना का एक 26 बरस का जवान लड़का घूमने के लिए ग्वाटेमाला आया था। इस तख्ता पलट को देखकर उसे अमेरिकी पूंजीवाद से नफरत हो गई। उसने अमेरिकी पूंजीवाद के खिलाफ हथियार उठाए, गुरिल्ला लड़ाका बन गया। इस बारे में बताते हुए उसने अपनी माँ को कहा था, माँ बस उस तारीख से मुझे यकीन हो गया कि दुनिया तर्क और विवेक से नहीं चलती। उस लड़के का नाम था चे गुवेरा। थोड़ा विषयांतर हो गया। फिर से लौटते हैं ग्वाटेमाला के तख्ता पलट पर, जहां पर अब कर्नल कार्लोस आ गए थे। क्या इसके बाद ग्वाटेमाला में अमेरिकी साजिशों का अंत हो गया? नहीं। इस तख्ता पलट ने ग्वाटेमाला में रक्तपात का सिलसिला शुरू किया। वहां सिविल वॉर छिड़ गया। लेफ्टिस्ट विद्रोहियों ने सैन्य हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। इससे निपटने में CIA ने मिलिट्री लीडरशिप की हर मुमकिन मदद की। CIA की मदद से ग्वाटेमाला की सरकार ने अपनी आबादी के साथ भीषण अपराध करने शुरू कर दिए। वायलेंस, काउंटर वायलेंस का एक अंतहीन सिलसिला। करीब 36 बरस ये सब चला, गृह युद्ध चला और तब तक ग्वाटेमाला उजड़ चुका था। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और हजारों लापता थे। लेकिन ये आंकड़े आपको जुल्म की असली सूरत नहीं बताएंगे। असली सूरत हाल के लिए आपको ग्वाटेमाला के लैंडस्केप का हिस्सा बन गई सैकड़ों सामूहिक कब्रों की तस्वीर देखनी चाहिए। वहां खुदाई में निकलने वाले नरकंकालों की मुंडियां देखनी चाहिए, जिनके ऊपर बंधे कपड़े के अवशेष उनका हश्र बताते हैं कि कैसे यातनाएं देकर, आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया जाता था। आपको सुननी चाहिए 13 बरस के नाहमन की कहानी। CIA से मदद पाने वाले उसी के हमवतन सैनिकों ने नाहमन को पीटते पीटते उसकी पसलियां तोड़ दी, लीवर फाड़ डाला। नाहमन की कब्र पर लगे पत्थर पर आज भी लिखा है, मैं तो सिर्फ एक बचपन चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं दिया। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं हमेशा की तरह वो सवाल जो पूछा भी जाना चाहिए कि इतिहास के इन पन्नों को आज क्यों बांचा जा रहा है? इसलिए कि बीते रोज अमेरिका से एक मौत की खबर आई। वॉशिंगटन के एक अस्पताल में एक मरीज ने कैंसर से दम तोड़ा, जिनका नाम था डायरा ओर्टिज। उनकी मौत 19 फरवरी को हुई, लेकिन खबर 21 फरवरी को आई। डायना कौन थी? उनका ग्वाटेमाला और इस पूरे तख्ता पलट और गृह युद्ध और नरसंहार से क्या संबंध है? 62 साल की डायना रोमन कैथोलिक चर्च की नन थी और उन्हीं के चलते ग्वाटेमाला में की गई अमेरिकी जातियों का पर्दाफाश हुआ। क्या है डायना की कहानी? बात 1989 की है। उन दिनों मिशनरी के काम से सिस्टर डायना ग्वाटेमाला में पोस्टेड थी। यहाँ वो ग्वाटेमाला के कबीलाई बच्चों को पढ़ाया करती थी। इस वक्त ग्वाटेमाला में सिविल वॉर चल रहा था। रोजाना दर्जनों लोग अगवा किए जाते, मारे जाते। 2 नवंबर 1989 की बात है। उस रोज डायना चर्च कंपाउंड स्थित अपने घर में थी। ग्वाटेमाला की सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने डायना को किडनैप किया और एक यातना शिविर में ले गए। मिलिट्री के लोग डायना से वामपंथी कबीलाइयों के नाम जानना चाहते थे। ये जानकारी लेने के लिए डायना को भीषण अमानवीय यातनाएं दी गई। उनका गैंगरेप हुआ। फोर्स के लोगों ने सिगरेट से 111 बार उनका शरीर दागा, उन्हें सड़ी गली लाशों से भरे गड्ढे में रखा, चूहों से नचवाया और फिर एक कैदी को कुल्हाड़ी से काटने के लिए मजबूर किया।
डायना भी शायद किसी सामूहिक कब्र में काटकर फेंक दी जाती, लेकिन किस्मत से वो भाग गईं और अमेरिका लौट आई। और यहां आकर उन्हें पता चला कि गैंगरेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। डायना नन थी। अबॉर्शन करवाना उनकी धार्मिक चेतना के विरुद्ध था, लेकिन वो उस यातना की निशानी को जन्म नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गर्भपात करवा दिया। और इसके बाद शुरू हुआ डायना का असली मिशन। उन्होंने ठान लिया कि अपने साथ हुए अपराध के भागीदारों का पर्दाफाश करेंगी। इस केस का समूचा ब्यौरा जमा करना उन्होंने शुरू किया और तभी सामने आई CIA की भूमिका। कैसे? डायना को टॉर्चर करने में ग्वाटेमाला के 3 सैनिक शामिल थे। इसके अलावा एक चौथा आदमी था जिसे बाकी लोग अल्जेंड्रो कहकर बुला रहे थे। उसके बोलने का लहजा अमेरिकन था। डायना की किडनैपिंग के दूसरे दिन ये अल्जेंड्रो टॉर्चर कैंप आया था। उसने ग्वाटेमाला के सैनिकों से कुछ सीक्रेट बात की थी और फिर वो डायना के पास आकर बोला था, सॉरी, आपको गलतफहमी में पकड़ लिया था, चलिए मैं आपको एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देता हूं। अल्जेंड्रो ने डायना को एक कार में बिठाया। डायना को यकीन था कि सेफ पैसेज के नाम पर वो उन्हें ठिकाने लगाने जा रहा है। रास्ते में एक जगह कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। मौका देखकर डायना कार से कूद पड़ी और फिर घंटों एक दुकान के पीछे छिपी रही। बड़ी मुश्किल से उन्होंने चर्च के अपने साथियों से संपर्क किया और फिर उन्हीं की मदद से वो अमेरिका लौट पाई। डायना को यकीन था कि हो ना हो वो अल्जेंड्रो और कोई नहीं CIA का एजेंट था। उसकी आधिकारिक पहचान के लिए डायना ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आवेदन डाला, लेकिन बात नहीं बनी। फिर जस्टिस डिपार्टमेंट के पास गई, वहां भी मदद नहीं मिली। हारकर 1996 के बरस में डायना व्हाइट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गई, एक सवाल तख्ती की शक्ल में लेकर। मुझे टारगेट क्यों किया गया, इसका जवाब चाहिए। बताओ कि ग्वाटेमाला के जिस डिटेंशन कैंप में मुझे टारगेट किया जा रहा था, वहां एक अमेरिकी नागरिक क्या कर रहा था? उस टॉर्चर कैंप तक उसकी पहुंच कैसे थी? अमेरिकी सरकार झूठ बताकर डायना को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करने लगी। इस धरना प्रदर्शन के बाद टॉर्चर होने की उनकी कहानी को फर्जी साबित किए जाने की कोशिश होने लगी। ये कोशिशें शायद कामयाब हो जाती, लेकिन अमेरिकी मीडिया के एक हिस्से ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। अमेरिकी सरकार को ग्वाटेमाला में CIA की भूमिका से जुड़े गोपनीय दस्तावेज पब्लिक करने पड़े और इस तरह सामने आई अमेरिकी सरकार द्वारा ग्वाटेमाला में करवाए गए खौफनाक अपराधों की कहानी। आगे चलकर UN के एक आयोग ने भी इसकी पुष्टि की। इसने अपनी रिपोर्ट में ग्वाटेमाला के अमानवीय घटनाक्रम में CIA समेत अमेरिकी सरकार की कई शाखाओं की मिलीभगत का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखा। अगर आप सिस्टर डायना की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो उनकी लिखी किताब जरूर पढ़िए, जिसका शीर्षक है द ब्लाइंड फोल्ड आइज, माई जर्नी फ्रॉम टॉर्चर टू ट्रुथ। इसे पढ़िए और उस साहसी महिला के जज्बे को सलाम करिए जिसने अपनी ही सरकार से लड़कर उसकी क्रूरताओं का पर्दाफाश किया। और ये करते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि संसाधन कितने हैं, उम्र कितनी है, उन्होंने विसारने पर ध्यान नहीं दिया। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जानते हैं। पहली सुर्खी हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से है। देखिए, अभी एक तख्ता पलट की कहानी कह रहा था, म्यांमार में फिर से फौज लौट आई है। यहां 22 फरवरी को अब तक का सबसे बड़ा मास प्रोटेस्ट हुआ और इसमें अंकों का खेल भी था। 22 फरवरी 2021, 22/2/2021, इस तारीख में 2 की संख्या 5 बार आती है। इसी के चलते प्रदर्शनकारियों ने इस प्रोटेस्ट को नाम दिया 5 Twos रिवॉल्यूशन। म्यांमार में आर्मी की हिंसा के चलते अब तक 3 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। 21 फरवरी को आर्मी ने हिंसा बढ़ाने पर वार्निंग दी थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स डरने के बजाय एकजुट हो गए। उनका कहना है कि आर्मी हिंसा करके जनता को जवाबी हिंसा के लिए उकसाना चाहती है, लेकिन हम उकसावे में नहीं आएंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसमें अगर जान जाती है तो जाए। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहां 21 फरवरी को यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान, इसका एक इंजन बीच हवा में फेल हो गया, आग लग गई। फिर इंजन के हिस्से टूट कर नीचे रिहायशी इमारतों पर गिरने लगे। विमान में क्रू समेत कुल 241 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। ये घटना जिस बोइंग 777 विमान में हुई, उसमें प्रैट एंड विटनी 4000 मॉडल का इंजन लगा था। इस वारदात के बाद बोइंग ने दुनिया भर में इस मॉडल के इंजन वाले अपने तकरीबन 120 जेट्स का ऑपरेशन रोकने की अनुशंसा की है। तीसरी सुर्खी इजराइल से है। उसे अपने समुद्री तटों को सील करना पड़ा और इसकी वजह कोई सुरक्षा से जुड़ी नहीं है, सुरक्षा हिंसा के संदर्भ में। इसकी वजह है एक दूसरे किस्म की सुरक्षा। दरअसल मेडिटेरेनियन सी में एक बड़ा ऑयल स्पिल हुआ है, तेल फैल गया है। इजराइल के पास तकरीबन 190 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है।
इसमें करीब 170 किलोमीटर तटरेखा तेल की मोटी परत से ढक गई है और इसके टार के चलते बड़ी संख्या में समुद्री जीव मर रहे हैं। इसे इजराइल की अब तक की सबसे भीषण पर्यावरणीय दुर्घटना बताया जा रहा है। ये तेल कहां से आ रहा है अभी पता नहीं लग पाया। फिलहाल देश के नागरिक दिन रात एक करके समुद्री तट साफ करने और समुद्री जीवों को बचाने में लगे हैं। इजराइल ने कहा है कि जिस जहाज से ये तेल लीक हुआ उसे खोज कर मुआवजा वसूला जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपने भीतर डेमोक्रेटिक कॉन्शियंस को जिंदा रखिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।